गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपका चैप्टर 2 चल रहा था, आई गेस अकाउंटेंसी का वीडियो है। और चैप्टर 2 में मैंने आपको कुछ 4-5 टर्म्स पढ़ा दी थी। ठीक है जी, सो सॉरी थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया। एक्चुअली 12th क्लास का भी कुछ काम चल रहा था एंड आई वाज बिजी समवेयर एल्स। तो अभी बेसिकली क्या है, जब आपको क्लास बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लास में, तो कुछ टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है जी, तो मैं वो टर्म्स लिखती हूँ जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे और फिर फटाफट से उस टर्म्स के साथ स्टार्ट करेंगे जो हमें कंटिन्यू करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स आपको बताऊंगी आज। कोशिश करूंगी कि चैप्टर ओवर हो जाए। ठीक है जी, नहीं तो जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, फिर थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। सो डोंट वरी, आपके चैप्टर्स बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने सबसे पहली टर्म जो आपको पढ़ाई थी दैट वाज कैपिटल। I hope you all remember that term. कैपिटल में मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल मीन्स एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अगर कुछ भी ओनर इन्वेस्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो। और इसके दो नाम और होते हैं, ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। अच्छा जी, एक इसकी मैंने अपोजिट टर्म बताई थी आपको, ड्रॉइंग्स। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कुछ भी घर से बिजनेस में जा रहा है तो दैट इज कैपिटल, और अगर कुछ भी बिजनेस से घर जा रहा है तो दैट इज ड्रॉइंग्स। तीसरी टर्म आती है ट्रांजैक्शन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे का लेन देन मॉनेटरी की टर्म्स में अगर दो पार्टीज के बीच में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। और अकाउंट्स में हम सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसेट्स बताए थे आपको। एसेट्स के ब्रैकेट में एक वर्ड लिख देती हूँ, ओन्ड। एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसका मालिक बिजनेस है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मींस जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी जैसे कि स्टॉक। नॉन करंट एसेट्स मींस जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर एक्सेट्रा। फिर मैंने आपको एक नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रिमेंबर दैट। याद है कुछ पिछली वीडियो? दीदी फटाफट से वीडियो अपलोड कर दो, याद भी तो होना चाहिए। नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स मींस जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आप उन्हें टच कर सकते हो। एंड इनटेंजिबल एसेट्स मींस जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं और आप उनको टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि लाइसेंसेस, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। बट जिन्हें आप टच कर सकते हो दैट इज फोन, फोन, बॉटल, टच कर सकते हैं हम इसको। टेबल, चेयर, स्विच बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, इन सब चीजों को हम टच कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको एक बताया था, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में एक चीज बताई थी कि ओन्ड नहीं होगा, ई हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ओड। मतलब कि आप इसके मालिक नहीं हो, ये आप पे कर्जा है। एसेट्स मींस हक, लायबिलिटी मींस कर्जा। याद आ गया? तो लायबिलिटीज मींस जो आप पे कर्जे हैं। अगर आप पे कर्जा 1 साल से कम के लिए है तो दैट इज करंट लायबिलिटी, और अगर आप पे कर्जा 1 साल से ज्यादा के लिए है तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने बैंक से 6 साल का लोन लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटी, अगर आपने बैंक से 6 महीने का लोन लिया है तो दैट इज करंट लायबिलिटी। क्लियर है? चलो 6th टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर क्लियर नहीं भी है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है या किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो इसलिए ज्यादा इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। जहां दिक्कत आए कॉल करो और आराम से पूछो। ठीक है जी, 6th टर्म से हम शुरू करेंगे, दैट इज रिसिप्ट्स। अच्छा जी, मुझे 2 टर्म्स पढ़ानी है आपको और मैं दोनों टर्म्स एक साथ आपके सामने लिख दूंगी, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में भी लिखूंगी, लेकिन पहले मैं इसको एक सिंपल भाषा में लिखना चाहती हूँ। ठीक है जी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म है मेरी रिसिप्ट, हम इसे जल्दी से जल्दी ओवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 7th टर्म है एक्सपेंडिचर। एक टर्म है रिसिप्ट और एक टर्म है एक्सपेंडिचर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, उसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस। ये मैं एक बॉक्स बना के साइड कर देती हूँ, ये हम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स।
गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये समझो, फिर वो समझ में आएगा कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। गुड्स और एसेट्स में ये फर्क होता है, जैसे मान लो एक स्टेशनरी की दुकान है, थोड़ा सा ना मुझे इस पे टाइम लगेगा आपको समझाने में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेशनरी की शॉप है, एक स्टेशनरी की शॉप है। अब स्टेशनरी की शॉप पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोला, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, स्टेशनरी की शॉप है और स्टेशनरी की शॉप पे बुक्स पड़ी हुई हैं, इसके अलावा और क्या बोलूं, कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, पेन पड़ा हुआ है। Why don't we do one thing? हम इस अगले पेज, चलो कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो, हम उसे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देंगे, जगह थोड़ी सी मैनेज कर देते हैं हम। चलो हाँ जी, तो स्टेशनरी की शॉप पे क्या पड़ा हुआ है, बुक्स पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है। दिमाग में कंफ्यूजन होता है तो समझा नहीं पाते, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो स्टेशनरी की शॉप पे बुक्स पड़े हुए हैं, कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, पेन पेंसिल जो भी समझ लो, और बहुत सारे चार्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट का सामान पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। और एक उसने जैसे टेबल चेयर की जगह हम लिख लेते हैं फर्नीचर, बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, और उसने अपनी दुकान पे एयर कंडीशनर लगवा रखा है, और जैसे कभी कभी बोर हो जाते हैं तो उसने अपनी शॉप पे टीवी भी लगा रखा है, ठीक है जी। Am I clear with all the things? तो एक स्टेशनरी की शॉप है और उसके पास बुक्स, कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, पेन पड़ा हुआ है, चार्ट पेपर पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट का मटेरियल पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, एसी पड़ा हुआ है और टीवी पड़ा हुआ है। ये सारा सामान बेटा जी उसकी शॉप पे पड़ा हुआ है। अब मेरा सिर्फ आपसे इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजें उसने सेल करने के लिए रखी हुई है और कौन कौन सी चीजें उसने यूज करने के लिए रखी हुई। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कौन कौन सी चीजें वो फर्दर सेल करेगा और कौन कौन सी चीजें वो फर्दर सेल नहीं करेगा। अब हम इसे फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ सो दैट हमें जगह मिल जाए, फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं एक दो एग्जाम्पल्स और लूंगी ना, फिर बताओ। तो बताइए कौन कौन सी चीजें उसने सेल करने के लिए रख रखी है। बुक्स सेल करने के लिए, कैलकुलेटर सेल करने के लिए, पेन सेल करने के लिए, चार्ट पेपर भी सेल करने के लिए रखा हुआ है, प्रोजेक्ट का सामान भी सेल करने के लिए रखा हुआ है। अगर मैं उसके पास जाऊं और मैं उसे कहूं कि भाई ये जो तेरा टेबल है ना, भैया ये जो आपका टेबल है ना, टेबल बड़ा बढ़िया है यार, इसे मुझे बेच दो, तो क्या उसने वो टेबल बेचने के लिए रखा हुआ है दुकान पे? भाई दुकान फर्नीचर की है कि दुकान स्टेशनरी की है? दुकान फर्नीचर की नहीं है, दुकान स्टेशनरी की है। तो ये वाला जो सारा सामान है, ये वाला सारा सामान उसने सेल करने के लिए रख रखा है, बट ये जो फर्नीचर है वो उसने सेल करने के लिए नहीं रख रखा है। उसकी कोई फर्नीचर की दुकान थोड़ी है। अब उसने अपने लिए एक एसी लगवा रखा है, तो क्या वो एसी उसने बेचने के लिए लगवा रखा है? द आंसर इज नो। क्या ये टीवी उसने बेचने के लिए लगा रखा है? द आंसर इज नो। उस बेचारे ने तो अपने देखने के लिए लगा रखा है यार, बोर हो जाता है कभी कभी, नहीं आता है कस्टमर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हर दुकान पे जब आप किसी भी दुकान की बात करते हो, जब आप किसी भी बिजनेस की बात करते हो, तो हर बिजनेस में कुछ चीजें सेल करने के लिए होती हैं और कुछ चीजें यूज करने के लिए होती हैं। जो ये वाली चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये वाली चीजें हैं, एक सेकेंड, जो ये वाली चीजें हैं
ये सेल करने के लिए। बट जो ये वाली चीजें है ना बेटा जी, जिनके आगे क्रॉस है, ये यूज करने के लिए। अगर मैं लिखूं तो ये वाली चीजें तो सेल करने के लिए हैं, पर ये वाली चीजें यूज करने के लिए है, ये वाली चीजें सेल करने के लिए नहीं है। अभी तो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, अभी अच्छे वर्ड्स पे तो मैं आई ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, बुक्स, कैलकुलेटर, पेन, चार्ट पेपर, प्रोजेक्ट मटेरियल, ये सब सिर्फ ये सेल करने के लिए है और ये सब सिर्फ यूज करने के लिए। अब एक एग्जांपल हम और लेंगे, तभी तो हमने हटाया इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है कि चलो अब थोड़ा सा तरक्की करते हैं। मान लो कि मेरी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, इलेक्ट्रिकल्स का काम है मेरा, इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, और मेरी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप पे टीवी पड़ा हुआ है, फ्रिज पड़े हुए हैं, सब सेल करने के लिए रखा है मैंने। टीवी पड़े हुए हैं, फ्रिज पड़ा हुआ है, एसी पड़ा हुआ है, और क्या बिकता है भाई, जो बेच सकता है, टीवी, फ्रिज, एसी। और मैंने बहुत सारी अपने लिए पेन पेन और पेपर रख रखे हैं, दुकान पे काम आते हैं कभी भी, वो रख रखा है। और टीवी, फ्रिज, एसी तो रख ही रखे हैं, पेन और पेपर भी रख रखे हैं। इसके अलावा मैंने एक बहुत सुंदर चेयर और टेबल रखी हुई है, ठीक है जी। और मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये सब मैंने दुकान पे रख रखा है, और मेरी दुकान किस चीज की है, इलेक्ट्रिकल्स की। डन। और मैंने अपना फोन रख रखा है, एक पर्सनल फोन, इसकी भी आजकल बहुत जरूरत है भाई, इसके बिना भी कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरा अपना खुद का फोन है आईफोन 11, तो आईफोन 11 मैंने पर्सनल फोन रख रखा है फॉर एग्जांपल। तो इलेक्ट्रिकल्स की शॉप में एक टीवी है, एक फ्रिज है, एसी है, पेन पेपर्स है, चेयर टेबल है, पर्सनल लैपटॉप है, पर्सनल फोन है। अब मुझे फटाफट से ढूंढ के बताना, टिक क्रॉस का गेम है, कि कौन कौन सी चीजें सेल करने के लिए रखी हुई है और कौन कौन सी चीजें यूज करने के लिए रखी हुई है। बस इतना चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, हम फटाफट से टिक लगा लेते हैं। टीवी उसने सेल करने के लिए रख रखा है, ठीक है, डन। फ्रिज उसने सेल करने के लिए रख रखा है, डन। एसी भी बेचने के लिए रख रखा है, पर्सनल एसी तो है जो दुकान पे लगा हुआ होता है, जो एसी नॉर्मल बिकते हैं। पेन और पेपर, क्या ये भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे मिलता है? द आंसर इज नो, ये उसने अपने लिए रख रखा है। चेयर और टेबल भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे मिलती है? द आंसर इज नो, ये भी उसने अपने लिए रख रखा है। अपना पर्सनल लैपटॉप और अपना पर्सनल फोन, ये भी उसने बेचने के लिए नहीं रख रखा है, तभी इसके आगे पर्सनल वर्ड लिखा है। ये उसके अपनी पर्सनल चीजें हैं जो उसने रख रखी है। क्या समझ आया कि ऊपर की 3 चीजें तो सेल करने के लिए रखी हुई हैं और नीचे की 3-4 चीजें यूज करने के लिए रख रखी हैं। और बच्चे यही जो सेल और यूज का डिफरेंस होता है ना, ये देखो, ये वाली चीजें कौन सी है, जो सेल करने के लिए रख रखी है, और ये वाली चीजें कौन सी है, जो यूज करने के लिए रखी हुई है। और यही जो सेल और यूज का डिफरेंस होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली तो सेल वाली हो गई, ठीक है, ये 3 आइटम, ये तो सेल वाली है, और ये 4 आइटम है यूज वाली, जो उसने सेल करने के लिए नहीं रख रखी। क्या करने के लिए रख रखी है, यूज करने के लिए रख रखी है। और ये जो सेल और यूज का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें सेल करने के लिए रख रखी है, ये चीजें यूज करने के लिए रख रखी है, यही बिल्कुल सेम डिफरेंस होता है गुड्स और एसेट्स के बीच में। बेटा जी, एक बिजनेसमैन के लिए गुड्स वो होता है जो वो फर्दर सेल करेगा, जिस चीज को वो फर्दर क्या सेल करे, फर्दर क्या करेगा, सेल करेगा। और जिस चीज को वो फर्दर सेल नहीं करेगा, जिस चीज को वो सिर्फ यूज कर रहा है, तो उसे हम फिर गुड्स नहीं बोलते, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, एसेट्स, जिन्हें वो सिर्फ क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, जिसको वो सेल नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो गुड्स का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को वो फर्दर सेल करेगा, और एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिन चीजों को वो फर्दर सेल नहीं करेगा, वो उसने सिर्फ यूज करने के लिए अपने पास रख रखी है। बेटा जी, तो 2 बातों को बहुत ध्यान से सुनना, हर बिजनेसमैन के पास कुछ गुड्स होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं। गुड्स वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको फर्दर बेचने हैं, क्लियर।
गुड्स वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको फर्दर बेचने हैं, पर एसेट्स वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको यूज करने हैं, क्योंकि जब तक वो एसेट्स को यूज नहीं करेगा बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक फर्नीचर वाले की शॉप है, बेटा जी फर्नीचर वाले को भी बिल बनाने के लिए आजकल आप सबको पता है कंप्यूटराइज्ड बिल बनते हैं, उसको भी लैपटॉप चाहिए, उसको भी प्रिंटर चाहिए, उसको भी गर्मी में तो बैठेगा नहीं बेचारा, उसको भी दुकान पे एसी चाहिए, बोर हो जाते हैं दुकान पे, उसको भी दुकान पे टीवी चाहिए। अब क्या ये सब चीजें एसी, टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर उसने बेचने के लिए रखे हैं? द आंसर इज नो। वो उसने अपने यूज के लिए रखे हैं जिससे कि वो बिजनेस को इजीली चला पाए। ये जो यूज के लिए चीजें रखी जाती है ना, ये पता है क्यों रखी जाती है? जिससे कि बिजनेस इजीली कंडक्ट हो सके। अगर मैं आपको गुड्स की और एसेट्स की एक डेफिनेशन दूं तो गुड्स का मतलब होता है which are meant for further sell in normal course of business. Goods means which are meant for further sell in normal course of business, जिस चीज का आपका बिजनेस है, that are called as goods. But assets का मतलब होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इतनी हाईटेक नहीं है। assets का मतलब होता है which are, assets means which are meant for use to run the business smoothly. ये वो चीजें होती हैं जो बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, which are meant for use to run the business smoothly, सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के, तो यूज टू रन द बिजनेस ऑपरेशन, ऐसे कर लेते हैं। ये बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, इन्हें हम एसेट्स कहते हैं। और गुड्स बोलते हैं जो फर्दर सेल करने के लिए बनते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स होता है जिसका आपका व्यापार है, बिजनेस एसेट्स होते हैं जिसका आपका व्यापार नहीं है। बेटा जी अगर मैं स्टेशनरी की शॉप पे बैठी हूँ तो जो मेरा टेबल है, मेरी चेयर है, मैं वो बेचने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मैं फर्नीचर की दुकान पे बैठी हूँ तो मैं टेबल चेयर बेचने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एसी ये सब चीजें बेचने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर आपको मेरी दुकान पे ये सब चीजें दिखती हैं तो ये मेरे अपने पर्सनल यूज के लिए है, ना कि सेल के लिए। और जो चीजें मेरे पर्सनल यूज के लिए हैं उसको हम एसेट्स बोलते हैं, और जो चीजें सेल के लिए हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं। और जो गुड्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, रिकरिंग बेसिस पे होते हैं, क्योंकि गुड्स की परचेज सेल हमेशा रिकरिंग होती है। अगर मैं एक कॉमन सेंस की बात करूं, आप सब भी बहुत समझदार हो, यहाँ पे मैं लिखना भी चाहूंगी, जो गुड्स की परचेज सेल होती है, चाहे मैं गुड्स की परचेज की बात करूं चाहे मैं गुड्स की सेल की बात करूं, दोनों ही कौन से वाले तरीके से होती है? रिकरिंग। क्योंकि अगर वो गुड्स को सेल परचेज नहीं करेगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा? लेकिन जो एसेट्स की परचेज सेल होती है ना, जो एसेट्स की परचेज और एसेट्स की सेल होती है वो रिकरिंग नहीं होती बाबू, वो कैसी होती है? नॉन रिकरिंग। कभी कभी है ना, एक बार इंसान ने ले लिया एसी, लगा लिया दुकान पे, अब रोज रोज यही थोड़ी करता रहेगा। उसकी फर्नीचर की दुकान है लेकिन वो रोज रोज फर्नीचर तो खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा भी और फर्नीचर बेचेगा भी। अब एक बात बताओ, जिसकी फर्नीचर की दुकान है वो फर्नीचर की सेल परचेज तो रोज करता है ना, एसी की सेल परचेज तो रोज नहीं करता। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है वो एसी की सेल परचेज रोज करता है, फर्नीचर की परचेज सेल रोज नहीं करता। तो गुड्स की परचेज सेल आप हमेशा रोजाना करते हो क्योंकि वो आपका धंधा है, वो आपका बिजनेस है। बट एसेट्स की परचेज सेल आप रोज नहीं करते हो, वो तो आप कभी एक आधा ले लेते हो यूज करने के लिए। क्लियर है? और आप उसको कौन सा बेचने वाले हो, तो बार बार परचेज सेल की क्या जरूरत है? और एसेट्स में आप डील नहीं करते हो, आप डील किस चीज में करते हो? गुड्स में। इससे ज्यादा तो क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा समझा दिया मैंने, बहुत बड़े लेवल पे समझा दिया आपको। अब कभी भी मत भूलना, और अब इसे फटाफट से समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स एक डेफिनेशन है रिसिप्ट्स, और एक डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, रिसिप्ट्स का मतलब है, अभी तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ, अभी मैं आपसे अभी बहुत अभी मैं फेयर लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है जी, रफ लैंग्वेज पे चल रही हूँ। रिसिप्ट्स का मतलब है जो या तो गुड्स को सेल करके आए
और या फिर एसेट्स को सेल करके आए। जो या तो गुड्स को सेल करके आए या एसेट्स को सेल करके आए, दैट इज रिसिप्ट। जो भी मनी आपके पास आती है, मनी रिसीव, ये लो और अच्छा कर दिया हमने आपके लिए। जो भी मनी आप रिसीव करते हो, मनी रिसीव्ड, जो भी मनी आप रिसीव करते हो, या तो एक सेकंड, मनी अर्न करते हो, जो भी मनी आप अर्न करते हो या तो गुड्स को सेल करके या एसेट्स को सेल करके, दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट। क्लियर? इसीलिए हम रिसिप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं वो अभी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, चलो, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? जो सिर्फ गुड्स को सेल करके आती है। क्योंकि ये कौन से तरीके वाली होती है? रिकरिंग नेचर वाली। गुड्स को सेल करके आती है और प्लस कौन से नेचर की होती है? रिकरिंग नेचर की। सेम इसी तरीके से बच्चे एक और रिसिप्ट होती है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। क्या किया मैंने, अगर आप ध्यान से देखो, जो गुड्स को सेल करके और एसेट्स को सेल करके आती है, दोनों की तो रिसिप्ट हो गई। और जो सिर्फ गुड्स को सेल करके आती है ना, सिर्फ गुड्स को, ये देखो, जो सिर्फ गुड्स को सेल करके आती है वो हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो सिर्फ एसेट्स को सेल करके आती है, जो सिर्फ एसेट्स को सेल करके आती है वो हो गई कैपिटल रिसिप्ट। और दोनों से मिलके क्या हो गई? रिसिप्ट। दोनों से मिलके रिसिप्ट। रिसिप्ट गुड्स को सेल करके भी आती है, एसेट्स को सेल करके भी आती है। जो गुड्स को सेल करके आती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और जो एसेट्स को सेल करके आती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। ये देखो मैं इसके आगे भी लिख देती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो एसेट्स को सेल करके आती है, प्लस ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। कभी कभी होती है, क्योंकि एसेट्स का सेल परचेज रोज नहीं होता, तभी तो वो एसेट्स है। अगर उनका सेल परचेज भी रोज ही हो जाएगा तो फिर वो गुड्स नहीं हो जाएंगे। एसेट्स का सेल परचेज कभी कभी होता है, गुड्स का सेल परचेज रोज होता है, क्योंकि गुड्स मतलब आपका बिजनेस, लेकिन एसेट्स मींस जो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए चीजें ली हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। सेम उसी तरीके से बिल्कुल सेम इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, यहां से समझा देते हैं आपको। एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है। जो गुड्स को सेल की जगह अब क्या हो जाएगा, जो गुड्स को, जो भी मनी आप स्पेंड करते हो गुड्स को परचेज करने में, वो सेल था। गुड्स को परचेज करने में या फिर एसेट्स को परचेज करने में, जो भी मनी आप स्पेंड करते हो गुड्स को परचेज करने में या एसेट्स को परचेज करने में, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। और फिर से वही बिल्कुल सेम वही जो ऊपर था। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, देखो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैं बिल्कुल सेम ऊपर वाली लाइन लिखूंगी, जो गुड्स को परचेज करने में आता है और प्लस ये कौन से नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर। देखो परचेज वाले इधर आ गए, सेल वाले उधर चले गए। वहां रिसिप्ट में पैसा आ रहा है, या तो गुड्स को सेल करके आ रहा है या एसेट्स को सेल करके आ रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा जा रहा है, या तो गुड्स को खरीदने में जा रहा है या एसेट्स को खरीदने में जा रहा है। जो गुड्स को खरीदने में जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और जो एसेट्स को खरीदने में जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जो गुड्स, सॉरी, जो एसेट्स को परचेज करने में पैसा जा रहा है, एसेट्स को परचेज करने में जो पैसा जा रहा है, प्लस ये कौन से नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर। बताओ कोई डाउट है तो? इसमें भी हमने बिल्कुल सेम किया है। जो गुड्स वाला था, जो गुड्स की परचेज थी वो हो गई हमारी रेवेन्यू, और जो एसेट्स की परचेज थी वो हो गई कैपिटल।
देख लो अब ध्यान से, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो। देखो व्हाट डू यू मेंट, व्हाट पे सबसे पहले समझो, लास्ट एक फटाफट से समरी तैयार करते हैं। व्हाट डू यू मेंट बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स? द मेन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स इज, जो चीजें आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गुड्स, जो चीजें आप बिजनेस में सिर्फ यूज करने के लिए खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। अगर एक फर्नीचर की शॉप है, वहां पे चेयर टेबल जो भी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो बेचने के लिए रखी गई हैं दैट इज कॉल्ड एज गुड्स, पर जो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखी गई हैं दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे पड़ा हुआ एसी बेचने के लिए रखा गया है तो गुड्स, और अगर अपने पर्सनल यूज के लिए रखा गया है तो एसेट। जिन चीजों को बिजनेसमैन बेचता नहीं है, दैट इज जिस चीज में वो डील नहीं करता, जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तीन बातें, जिस चीज को बिजनेसमैन बेचता नहीं है, जिस चीज में वो डील नहीं करता, जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, और जो चीजें उसने बेचने के लिए नहीं जबकि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। बट जो चीजों में बिजनेसमैन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करता है, जो उसका नॉर्मल रोज का काम है, उसको हम गुड्स कहते हैं। इससे ज्यादा डिफरेंस की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। तो गुड्स को बेच के जो पैसा आएगा या एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट। पर अगर देखा जाए तो गुड्स तो रोज ही बिकेंगे, लेकिन एसेट्स तो बाबू कभी कभी बिकेंगे ना। तो जो गुड्स रोज बिकेंगे उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, और क्योंकि एसेट्स कभी कभी बिकेंगे तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप बेचोगे तो खरीदोगे भी, तो गुड्स को परचेज करना या एसेट्स को परचेज करने को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन गुड्स तो बार बार खरीदने पड़ेंगे क्योंकि वो बार बार बिकेंगे, तो इसलिए हम गुड्स को खरीदने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एसेट्स तो बिकते नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है, वो तो हमने यूज के लिए लिया है। तो एसेट्स को खरीदने को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एसेट्स की परचेज सेल हमेशा नॉन रिकरिंग होती है और गुड्स की परचेज सेल हमेशा रिकरिंग होती है। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी की फर्नीचर की शॉप है, तो वहां पे जो चेयर पड़ा है, जो लकड़ी की अलमारी पड़ी है, लकड़ी की टेबल पड़ी है, वो सब सेल के लिए, लेकिन उसका अपना पर्सनल मोबाइल, पर्सनल एसी, पर्सनल टीवी, पर्सनल लैपटॉप, ये सब चीजें उसने सेल के लिए नहीं रखी है, तो ये सब उसके एसेट्स हैं। और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। ठीक है जी, अब हम एक फेयर डेफिनेशन लिख लेते हैं, फटाफट से आप भी शुरू करिए, मैं भी शुरू करती हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लिखिएगा। हमारी 6th टर्म है रिसिप्ट। आई न्यू कि इसमें पूरी क्लास लग जाएगी, चलो फटाफट से लिखिएगा। 6th टर्म है रिसिप्ट। लिखिए, मैं आपको डेफिनेशन बोल रही हूँ और टाइप भी कर रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, amount of money received by selling goods and services, goods के साथ साथ services आ जाता है, by selling goods and services or assets. Amount of money received by selling goods and services or assets. लिखिएगा इसका ए पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, amount of money received by selling goods and services or assets is called as receipt. Revenue receipt, those receipts which are occurred, those receipts which are occurred during normal business operations, during normal business operations, for example sale of goods, normal business operation, for example sale of goods. B part, capital receipts, those receipts which occur during normal business operations, for example sale of goods, उसे हम revenue receipt कहते हैं. Capital receipts, those receipts
those receipts which are occurred by other than normal business operation for example sale of assets तो एसेट्स को बेच के जो रिसिप्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट और गुड्स को बेच के जो रिसिप्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सेवेंथ टर्म एक्सपेंडिचर, समझ चुके होंगे अब तक आप, ज्यादा एफर्ट अब चाहिए नहीं हमारा। अमाउंट लिखिएगा एक्सपेंडिचर में, अमाउंट स्पेंड अमाउंट ऑफ मनी कर लें, तो अमाउंट ऑफ तो मनी का ही होता है। अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एक्वायरिंग मतलब परचेज ही होता है, एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। एक्वायरिंग के साथ आप स्लैश करके परचेज भी लिख सकते हो, या आप सोचो दीदी ने तो परचेज का था, ठीक है, एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे, जो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज वाला है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एसेट्स वाला है वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम ऐसे ही रिसिप्ट थी, जो गुड्स से मिली दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, जो एसेट से मिली वो कैपिटल रिसिप्ट। लिख लीजिएगा ए पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखिएगा। amount spent for purchasing goods and services for further sale in accounting period, जिसको आप इसी साल के अंदर सेल करने के लिए खरीद रहे हो, for further sale in accounting period, that is revenue expenditure. B part capital expenditure, जिस खर्चे से आप क्या खरीद रहे हो, एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो करो नोट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग एसेट, amount spent for acquiring asset, comma, which will be used for more than 1 year, which will be used for more than 1 year, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एक चीज और फटाफट से चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये मैंने चेंज किया है, जो जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही यहाँ पे कर लो फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, एक ही बात है। नॉन करंट एसेट्स मतलब जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, आप फिक्स्ड एसेट्स लिख लो, फिक्स्ड एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। यहाँ पे भी कर लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको जहां जहां मैं चेंजेस कर रही हूँ, फिक्स्ड एसेट्स। नहीं भी करोगे तो चलेगा, डजंट मैटर। ठीक है जी, रिसिप्ट मतलब अमाउंट ऑफ मनी रिसीव, एक बार और रीड करते हैं बोर्ड को ध्यान से आप लोग भी, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो सिर्फ गुड्स को सेल करके आई है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके आई है, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। एक्सपेंडिचर मींस जो पैसा खर्च हुआ या तो एसेट्स को खरीदने में या गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। एसेट्स को खरीदने में मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में हुआ दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एसेट्स को खरीदने में हुआ दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको क्या चेंज करने को बोला है कि जहां जहां आप एसेट्स लिख रहे हो वहां वहां फिक्स्ड एसेट लिखो, मतलब कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर तो सेल होंगे नहीं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे एसेट्स दिख रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स, और कहाँ दिख रहा है एसेट्स, ये कर दिया फिक्स्ड एसेट्स, ये एसेट्स दिख रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट से थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, 4-5 जगह एसेट्स था तो मैंने उस एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स कर दिया, मतलब कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को 1 साल के अंदर अंदर सेल हो जाएंगे। इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट को परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट को सेल करना कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे आप लोगों की हेल्प के लिए, जो आप भी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से जरा जो मैंने बोला मैं वही लिखूंगी। एक सबसे पहली बात स्टार मार्क करके लिखती रहती हूँ, गुड्स को परचेज करना इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो अब तक समझ आ चुका है। ठीक है, गुड्स को, ओहो एक चीज और, जहां भी गुड्स आता है साथ में सर्विसेज भी आता है, क्योंकि कुछ लोग सर्विसेज देते हैं ना, मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ फटाफट। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की बजाय गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक और स्टार, अगर मैं बोलूं कि गुड्स एंड सर्विसेज की जगह अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज की जगह क्या कर दूंगी, फिक्स एसेट्स। अगर मैं बोलूं फिक्स एसेट्स को परचेज करना, तो फिर वो रेवेन्यू की जगह क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मैं लास्ट में बोलूं अगर एक लास्ट में बोले, ये तो पूरा ही हटाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने वाला रेवेन्यू रिसिप्ट, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने में होती है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को मिला दूं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला दूं तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिला दे तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिला देंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा। एक सेकंड जरा मैं इस बॉक्स को सही कर दूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मैंने आपके लिए बॉक्स बिल्कुल रेडी कर दिया है, अब आप आराम से नोट कर सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, फिक्स एसेट्स को परचेज करने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिक्स एसेट्स को सेल करके बहुत सारा पैसा आता है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। और आज के दो टॉपिक एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब हमारे टोटल कितने टॉपिक्स हो गए, 7, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी एक बड़ा सा टॉपिक उठाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिग टॉपिक। थैंक यू, नोट कर लो आप ध्यान से।